कि कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में या कुछ टेक्नोलॉजीज डे के बारे में अगर हम लोग देखें कि 11 मई को क्या हुआ था। 11 मई को पोखरण में परमाणु, जिसको कहते हैं परमाणु परीक्षण किया गया था। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। तो परमाणु परीक्षण की सफलतापूर्वक परीक्षण में हुए थे, टेस्टिंग हुई थी। 11 मई को पोखरण में राजस्थान में हुआ था। उसके उपलक्ष्य पे नेशनल टेक्नोलॉजीज डे मनाया जाता है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर 58,000 करोड़ रुपए की वैज्ञानिक परियोजनाओं को समर्पित किया है। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि ये आप गवर्नमेंट स्कीम्स में नहीं ले सकते हैं, लेकिन कुछ करंट अफेयर्स की चीजें होती हैं जो आपको याद करनी चाहिए, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी उसी का एक हिस्सा है। जो वंचित आय के वर्ग के लोग होते हैं, जो किसान भाई होते हैं, जिनकी कमाई नहीं हो पाती, अर्निंग नहीं हो पाती है, तो सरकार, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तौर पर इसको लागू किया था। तो सबसे पहले आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में समझेंगे, साथ ही फिर इसके बाद ईपीएफओ जितने भी एक्ट पिछले क्लासेस में छूट गए थे उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है क्या? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016 को की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की जाएगी। जितने भी मध्यम या जो एकदम नीचे तबके के जो किसान वर्ग लोग होते हैं, उनके लिए फसल बीमा योजना शुरुआत की गई है केंद्र सरकार की तरफ से। अब प्रधानमंत्री सब फसल बीमा योजना बेसिकली फसल की बात की जा रही है। तो कई किसान, बहुत सारे किसान जब फसल अपनी खेती पे उगाते हैं तो फसल बर्बाद भी होती है। ये फसल बर्बाद बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे जंगली जानवर बर्बाद कर देते हैं उनकी फसलों को, बारिश न होने के कारण भी फसल बर्बाद हो जाती, बारिश अत्यधिक हो जाने के कारण फसल बर्बाद हो जाती। तो किसान भाई लोगों ने तो मेहनत की। अब किसान भाई लोगों ने फसल उगाया, ये अन्नदाता होते हैं हमारे देश के। हम लोग इनको अन्नदाता कहते हैं क्योंकि यही हम सबको अन्नपूर्णा का एक कहते हैं ना कि प्रोवाइड करा रहे। तो भारत में अधिकांश जो ग्रामीण यानी कि रूरल एरियाज जो रहता है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? कृषि के ऊपर। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो फसल की जो प्रीमियम राशि दी जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी किसान भाई की फसल बीमा लेता है और उस फसल की जो क्या कहते हैं वैल्यूज निकल रही है, वो वैल्यू मान लो 1 लाख रुपए निकल रही है। ठीक है, 1 लाख, या मान के चलो 100 रुपए निकल रही है। ऐसे हम लोग को कैलकुलेट करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो मान लो 100 रुपए किसी फसल की हो रही है। अब उस फसल का जो प्रीमियम राशि होगा, वो प्रीमियम राशि 2%, चाहे वो 2% हो, ठीक है, सभी खरीफ फसलों पर 2%, और रबी की फसलों पर 1.5%, और अन्य जो इंपॉर्टेंट फसल्स होती है उसकी 5% प्रीमियम राशि कौन भरता है? वो भरता है किसान। तो 100 रुपए में 2 रुपया जैसे मान के चलें, ये किसान भाई भरेगा फसल बीमा योजना में। बाकी का जो प्रीमियम राशि होगी वो सरकार वहन करती है। सरकार वहन इसलिए करती है क्योंकि फसल किसान भाई उगा रहा है, उसमें नुकसान होने की चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि पूरे सरकार सब्सिडीज देती है, और अगर फसल का नुकसान हुआ तो पूरा का पूरा फसल की जितनी भी वैल्यू आ रही है वो किसान भाइयों को मिलती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो भुगतान किया जाता है, इसमें किसानों के द्वारा बहुत ही कम प्रीमियम दी जाती है। बाकी की जो शेष भुगतान राशि होती है या भुगतान दी जाती है, वो कितनी दी जाती है? वो सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट सब्सिडीज जो होती है 90% तक की सब्सिडी देती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि 100 रुपए का नुकसान हुआ, तो 100 रुपए का जो प्रीमियम राशि, बाकी की जो प्रीमियम राशि बचेगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, वो सरकार उठाएगी। अगर अब यहाँ पे 100 रुपए का पूरा नुकसान हो रहा है तो 90 रुपए तक का जो नुकसान हुआ है वो सरकार देगी। कौन देगा? गवर्नमेंट देगी, सरकार वहन करेगी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि
हम लोग जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज स्कीम्स की बात करते हैं या जन सुरक्षा बीमा योजना की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी उनमें से एक कैलकुलेट की जा सकती है, होती नहीं है, लेकिन इसको लाया जा सकता है। और आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को डिस्कशन करना थोड़ा सा मैंने जरूरी समझा। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को बिना भी किसी भी कटौती के पूर्ण बीमा राशि दावा प्राप्त किया जा सकता है। प्रीमियम जो दर होती है, उसका जो प्रीमियम राशि होती है, उसका सीमा तय करना किसान भाइयों को 2%, 1.5% या 3% ऐसे सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे अलग अलग फसलों पे काम करती है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक ऑपरेशनल गाइडलाइंस या एक दिशा निर्देश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी भी हाल में क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो सब्सक्राइबर है, जो किसान भाई हैं, उनका नुकसान होता है तो 2 महीने से अधिक के दावों के निपटान में देरी होने पर 12% का ब्याज भी दिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए अगर यहाँ पे जून जुलाई के बीच में किसी किसान भाई ने क्लेम किया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, अब इसका 1 साल के ऊपर अगर सेटलमेंट नहीं होता है, जैसे 100 रुपए की बीमा राशि थी, तो 100 रुपए के हिसाब से 12% अतिरिक्त ब्याज सरकार देगी। और इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? इसकी मॉनिटरिंग नाबार्ड करेगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट करेगा। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसी भी किसान भाइयों को अगर उनकी बीमा राशि नहीं मिल पाती है, तो 12% के साथ भुगतान किया जाता है, अतिरिक्त पैसे दिए जाएंगे। एक्स्ट्रा जो प्रीमियम राशि है 112 रुपए तक जो रुपए दिए जाएंगे, वो किसको दिए जाएंगे? किसान भाइयों को। मैं एक बार फिर से आपको समझाना चाहूंगा, ये 100 रुपया मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, ठीक है। जैसे किसी भी फसल बीमा में या फसल कोई लगा रहा है किसी किसान का, तो किसान में जो फसल लगाई जा रही है उसमें जो 100 रुपया लगा हुआ है, 100 रुपए के बेसिस पर उसको 112 रुपया मिलेगा रिटर्न। ऐसी स्थिति कब आती है? जब फसल नुकसान होती है, तो सरकार उसको कैटेगराइज की है। जैसे कभी बादल फट जाना, तो बादल फटने की स्थिति अक्सर पहाड़ी इलाकों पर होती है। प्राकृतिक आग लग जाना, जैसे इस वक्त गर्मी का मौसम चल रहा है, तो अचानक से किसी भी कारण से आग लग सकती है। और बेमौसम बरसात हो जाना, चक्रवात आ जाना, जैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में इस वक्त चक्रवाती वर्षा हो रही है। कुछ भूस्खलन हो जाना, भूकंप आ जाना या ओला पड़ जाना, बेमौसम बरसात हो जाना और कटाई हो जाने के बाद नुकसान होना, इसको कैटेगराइज किया गया, वर्गीकृत किया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। ये क्यों किया गया है? क्योंकि कई बार ऐसे सिचुएशन भी आती है, जैसे कि मान लो कोई खेत है, अगर खेत में किसी दुश्मनी के कारण अगर आग लगा दिया जाए, तो वो क्लेम अमाउंट नहीं मिलेगा। या फिर किसी अन्य कारण के कारण, जो बारिश हो जाने के कारण या फिर किसी अन्य कारण से भी खेत बर्बाद हो जाता है, फसल बर्बाद हो जाती, तो उसमें भी कैटेगराइज नहीं किया जाएगा। हाँ, जंगली जानवर जब फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसमें देखा जाएगा, एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा और उस पे जो कवरेज होगी वो सर्वे कराया जाएगा कि हाँ लिटरली जंगली जानवरों की वजह से ही नुकसान हुआ है। तब के केसेस में राज्य सरकार उसका वहन करती है, केंद्र सरकार नहीं करेगी, राज्य सरकार करेगी। क्योंकि राज्य सरकार के अंतर्गत क्या होता है कि किसी भी पशु और वो जो वाइल्ड एनिमल एक्ट्स होते हैं, उसके तहत राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। तो वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंतर्गत राज्य सरकार उसकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जितनी भी नुकसान हो रही है, राज्य सरकार वहन किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि कुछ ऐसे कारण भी होते हैं, जैसे कि बेमौसम बारिश हो जाना, बाढ़ आ जाना, प्रमुख फसलों का नुकसान होना, ये कैटेगराइज किया गया है। और ये भी ध्यान दिया गया है कि जो लाभार्थी हैं उनका दोहराव ना हो। जैसे कि एक किसान अगर अपने फसल के लिए क्लेम कर रहा है, तो उसी किसान को दोबारा क्लेम ना करना पड़े, इस पर भी ध्यान दिया जाता है। तो आधार नंबर, आधार कार्ड नेसेसरी कंपल्शन किया गया, मैंडेटरी किया गया, जिसकी वजह से उनको जो सब्सिडीज मिलती है फसल पे, वो दोबारा नहीं मिल पाती है।
और इंश्योरेंस कंपनी जो देती है, बीमा कंपनियों को जो लक्ष्य दिया जाता है, वो पिछले संबंधित मौसमों की तुलना में 10% अधिक गैर ऋणी किसानों को नामांकित करना होता है। यानी कि जितनी भी बीमा कंपनी है, जैसे फॉर एग्जांपल जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जीआईसी अक्सर क्लेम करती है किसके तौर पे, भारत के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है वो, उसको टारगेट मिलता है कि अगर पिछले साल अगर हजार किसानों का फसल इंश्योरेंस कराया गया है, तो इस साल 10% ज्यादा यानी कि 1100 लोगों का और कराया जाए। तो इससे क्या होता है कि ये इसमें जागरूकता भी फैलती है और किसानों भाइयों को मुआवजा भी मिलता है। बात करते हैं यहाँ पे 50% से लेके 80% तक की टोटल सब्सिडीज दी जा सकती है किसके द्वारा, अगर पिछले साल का जो क्लेम है अगर इस साल भी रिक्लेम कर रहा है कोई किसान, तो 50% से लेके 80% तक की सब्सिडी जारी की जाती है सरकार के द्वारा। अब बात करते हैं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, जो कि 1952 में आया था। ये ईपीएफ स्कीम सन 1952 में किन किन लोगों के ऊपर, कौन से कर्मचारियों के ऊपर ये लागू होती है, आज हम लोग देखते हैं। और आज इसी पर हम लोग प्रश्न उत्तर भी करेंगे, एमसीक्यू भी करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो इंपॉर्टेंट होता है तो हम लोग करना शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 के बारे में। जो एम्प्लॉय होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनको एक कंट्रीब्यूशन दिया जाता है इस स्कीम के तहत। इक्वल कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर के द्वारा पे किया जाता है, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में भी इसको समझाने का प्रयास किया था। जैसे एम्प्लॉयज ड्राइंग लेस देन 50,000 पर मंथ हैव टू बी मैंडेटरली बिकम मेंबर्स ऑफ द ईपीएफ, यानी कि उसका पीवीएफ अकाउंट बनना होना चाहिए। और उसके लिए क्या किया जाता है कि 15,000 पर मंथ से कम अगर कोई कर्मचारी की सैलरी है तो उसके लिए मैंडेटरी नहीं बनाया गया है। अगर एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से ज्यादा है एट द ज्वाइनिंग टाइम, उस वक्त उसको ईपीएफओ या प्रोविडेंट फंड के अकाउंट ओपन करवाने के लिए उस एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी के द्वारा मैंडेटरी किया गया है। ठीक। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है। एम्प्लॉयर या कंपनी की जो कंट्रीब्यूशन होती है पूरी दिहाड़ी की 12% होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी व्यक्ति की आय 15,000 है, तो 15,000 में मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया था कि 10% यानी कि 1250, ठीक है, 1250 रुपया ये एम्प्लॉयर के द्वारा पीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, ये बराबर बराबर की कंट्रीब्यूशन होती है। तो 1250 खुद एम्प्लॉय करेगा, पीएफ अकाउंट में देगा, और 1250 एम्प्लॉयर के द्वारा मेंशन किए जाएंगे। एक छोटा छोटा सा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लो किसी एम्प्लॉय की सैलरी 100 रुपए है एग्जाम्पल के तौर पे, तो 12% इसका जो है, सबसे पहले 12%, तो 100 रुपए का 12% कितना हो गया, 12 रुपया। तो 12 रुपया जो है ये कंपनी के द्वारा पीएफ अकाउंट में पैसे डाले जाएंगे, और 12 रुपए एम्प्लॉय के अकाउंट से, सैलरी के अकाउंट से कटेंगे। तो अगर हम लोग देखें यहां पे, तो 24 रुपए मिल गए एम्प्लॉय के पीएफ अकाउंट में, 24 रुपए जुड़ गए। अब बात करते हैं यहां पे, तो सैलरी कितनी आएगी। तो सैलरी 100 रुपए में 12 रुपए घटा दे तो आपकी सैलरी बनती है किसकी, एम्प्लॉय की सैलरी 88 रुपए आएगी। 24 रुपया नहीं घटाया जाएगा, क्योंकि 12 रुपया जो है एम्प्लॉय अपनी तरफ से दे रहा है और 12 रुपया एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है। ये सरकार मैंडेटरी की है अलग अलग नियम कानून के तहत। जैसे यहां पे कहा गया है कि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की संख्या कितनी होनी चाहिए। यहां पे एम्प्लॉय की संख्या अगर 20 से कम है, ध्यान से सुनिएगा, अगर एम्प्लॉय की संख्या 20 से कम है तब के कंडीशन में ईपीएफओ के द्वारा कंट्रीब्यूशन कितनी दी जाएगी, 10%। ठीक है, 10%। तो यहां पे अगर हम लोग 20 से कम है तो 100 रुपए का 10% कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो 10 रुपया यहां पे एम्प्लॉय के द्वारा दिया जाएगा और 10 रुपया एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाएगा। कहां पे, पीएफ अकाउंट में पैसे डिडक्ट होके आएंगे। अब ये पीएफ अकाउंट में जब पैसे आते हैं तो वो किसी भी इमरजेंसी में एम्प्लॉय पैसे निकाल सकता है।
और इसके लिए पेंशन अगर वो पेंशन के रूप में भी वो बाद में उसके लिए फ्रूटफुल साबित होता है। अगर देखें तो आज की डेट पे 8.1% या 8.1% से लेके 8.3% के बीच में इसकी ब्याज चल रही है। यानी कि अगर देखें कि अगर कोई पीएफ सेटलमेंट करना चाहता है ये रिटायरमेंट के बाद, तो 55 साल की उम्र के बेसिस पे 55 साल के बाद वो निकाल सकता है। लेकिन इमरजेंसी विड्रॉ भी किए जा सकते हैं। पार्शियली कुछ पैसे अगर विड्रॉ करना चाहता है, अगर कुछ ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट आ गए या अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या किसी बच्चों की शादी के लिए, तो वो कुछ पैसे पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकता है जो एम्प्लॉय है। ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 में दर्शाया गया है, बताया गया है। एम्प्लॉय की जो पेंशन स्कीम 1995 में ये डिफाइन की गई है। ये तो एक तो स्कीम आपको मैंने बताया कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम, जो पीएफ अकाउंट ओपन होता है वो किसके अंतर्गत आता है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 के अंतर्गत। अब जो एम्प्लॉय अपना पीएफ अकाउंट ओपन कर रहा है उसको प्रॉपर तरीके से क्या मिल सके? पेंशन मिल सके। अब ये पेंशन कितने तरीके से मिल सकते हैं? मैंने अब ये बताया कि कहीं ना कहीं पीएफ अकाउंट में 12% डिडक्शन होते हैं, कंट्रीब्यूशन होते हैं। और अगर 20 एम्प्लॉय से कम है तो उनका 10% डिडक्शन होगा। तो ये लमसम रिटायरमेंट के बाद 8.33%, जैसे कि रिटायरमेंट हो गई, मान लो किसी व्यक्ति की रिटायरमेंट 58 साल हो गई, ठीक है, तो 58 साल बनाई गई है रिटायरमेंट के बाद, तो 59वें साल से उसको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी और वो पेंशन पीएफ अकाउंट से ही पैसे दिए जाएंगे। अब पीएफ अकाउंट में अगर किसी व्यक्ति ने 10 साल काम किए, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 10 साल काम किए और उसका सालाना 1 लाख रुपया पीएफ अकाउंट में जमा होता गया, तो 10 साल तक कितने हो गए? 10 लाख हो गए। 10 साल तक 10 लाख रुपए उसके पीएफ अकाउंट में जमा हो गए। अब 10 लाख का आप 8.33% जोड़ लें क्यूमुलेटिव तरीके से, यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो अप्रॉक्स लगभग 10 साल के बाद अगर उसका देखा जाए तो उसी परसेंटेज को इसमें इंक्लूड कर लीजिए और साथ ही जो रिटायरमेंट होती है वो रिटायरमेंट के तौर पे वो फंड उठा सकता है पेंशन के तौर पर। सरकार इसमें 1.16% और भी देती है। अगर किसी भी प्रकार की जो पेंशन स्कीम है वो हर महीने क्या कहते हैं जोड़ सकती है पेंशन के बाद। जैसे अगर कोई व्यक्ति अलग से कोई पेंशन योजना में शामिल होता है तो सरकार की पेंशन, जैसे अटल पेंशन योजना है, तो अटल पेंशन योजना में शामिल होता है तो सरकार उसमें अतिरिक्त 1.16% पे करती है। तो इस तरीके से अगर हम लोग मैक्सिमम पे करें तो एम्प्लॉयर्स जो है हर महीने 15,000 रुपया मान लो कमा रहा है, तो उसका कैप्ड अमाउंट कितना हो गया पर मंथ? 1250 रुपया हो गया। तो 1250 रुपया यानी कि 15,000 का 8.33% के हिसाब से 10 साल तक अगर वो पैसे इकट्ठा कर रहा है या पीएफ अकाउंट में पैसे जोड़ते चला जा रहा है तो पेंशन के एक अमाउंट पेंशन के रूप में आगे एक चीजें निकलनी शुरू हो जाती हैं। ये एक पेंशन स्कीम के तहत 1995 में बताया गया, 1995 में बताया गया। कुछ इस जो बेनिफिट पैकेज होते हैं एम्प्लॉय की पेंशन स्कीम में 1995 के दौरान, इसमें क्या होता है कि पेंशन जो किसी भी व्यक्ति का या किसी कर्मचारी का रिटायरमेंट के बाद होता है या किसी भी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को रिटायरमेंट के पहले वो निकल जाता है या फिर निकाल दिया जाता है तब भी वो बेनिफिट मिलेगा उसको। या एनी सिचुएशन अगर उस पात्रता की यानी कि जो सदस्य है या जो मेंबर है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु पर परिवार के सदस्य को वो पेंशन पूरी स्कीम्स का जो जो लाभ लेने वाला व्यक्ति था उनके जो डिपेंडेंट व्यक्ति हैं, जो डिपेंडेंट फैमिली है, उनको दे दिया जाता है। साथ ही साथ जो पूंजी जो होती है वो पूंजी एक तरह से एक्रेडिशंस कर दी जाती है फॉर्मूला के आधार पर। और पेंशन राशि का जो 1/3 होता है रिकरिंग डिपॉजिट के तहत पेंशन होने पर कंप्यूटेशन के तौर पर दिया जाता है। आरडी का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकर का मतलब होता है कि जब हर महीने कुछ न कुछ रिकर अमाउंट डिडक्ट हो रहा था तो पेंशन अमाउंट के तहत उनको दे दिया जाता है। 68 साल की उम्र में जो रिटेंशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ स्कीम टिल अटेनिंग एज ऑफ 68, 68 साल तक की उम्र में
सारे के सारे सेटलमेंट किए जा सकते हैं अगर सदस्य हासिल करने वाला जो मेंबर है या पेअप एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 के दौरान वो अगर क्लेम कर रहा है, तो वो अगर चाहता है कि 68 ईयर्स तक उसके पूरे के पूरे जितने भी पैसे जमा किए गए हैं पीएफ अकाउंट में, तो वो 68वें साल पे पूरा पैसे विड्रॉ कर सकता है। अब बात करते हैं एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। ये एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम किसके अंतर्गत आता है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड और मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के अंतर्गत आता है। यहाँ पे स्कीम को डिफाइन किया गया, एस्टैब्लिश किया गया है किस बेसिस पर कि अगर कोई व्यक्ति बहुत मतलब अपने लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट लेना चाहता है तो वो भी इस स्कीम के तहत ले सकता है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार का जो इंसेंटिव मिलता है प्रोविडेंट फंड अकाउंट में आता है, और इसकी जो बेनिफिशियर्स होती हैं सरकार के द्वारा अकाउंट लिंक्ड होती है, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत इनको दिए जाते हैं। सभी इंप्लॉइज की जो प्रोविडेंट फंड स्कीम होती है वो सभी मेंबर्स जो हैं कवर किए जा सकते हैं डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के तहत। ठीक है, कुछ फीचर्स हैं जो एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के 1976 की कुछ फीचर्स है। वो क्या है कि अप टू 7 लाख टू बी पेड मैक्सिमम एश्योर्ड, यानी कि किसी भी प्रकार से जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के अंतर्गत किसी व्यक्ति की या किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उनको उनके जो नॉमिनी होते हैं मैक्सिमम 7 लाख रुपए के उनको क्या दे दिया जाता है, एक जो बेनिफिट्स एश्योरमेंट होती है, एश्योरेंस, वो दे दी जाती है। जो आप कह सकते हैं नॉमिनी को पैसे दे देना। जैसे मान लो कोई कर्मचारी है, उस कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और उसका पीएफ अकाउंट मिला है, तो पीएफ अकाउंट से जितने भी परसेंटेज कटते होंगे उनके अकॉर्डिंग उनके नॉमिनी को पैसे मिल जाते हैं। साथ ही अगर मैक्सिमम इसकी कितनी है, मैक्सिमम 7 लाख रुपए तक की बेनिफिट मिलती है अगर आकस्मिक मौत हो जाती है तब। ईडीएलआई यानी कि एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस 1976 के अंतर्गत जो मिनिमम एश्योरेंस बेनिफिट है वो कितनी दी जाती है, 2.5 लाख तक की दी जाती है। और इसमें क्या कहा जाता है कि जो 12 महीने तक के लिए एम्प्लॉयमेंट, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि वो कर्मचारी एटलीस्ट 12 महीने यानी कि 1 साल तक अपना पीएफ अकाउंट मेंटेन करके चल रहा है, तब की कंडीशन में सरकार उनको, अगर किसी कर्मचारी की आकस्मिक मौत हो जाती है, इमरजेंसी मृत्यु हो जाती है या नेचुरल डेथ हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में सरकार उनको 2.5 लाख रुपया देता है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट भी मिलती है और एम्प्लॉइज की जो मंथली वेजेस होते हैं, जो दिहाड़ी होते हैं, उनमें से 0.5% डिडक्शन होती है। अगर एम्प्लॉइज चाहता है कि उसके लाइफ का कवर किया जाए और उनके नॉमिनी को, उनके जाने के बाद नॉमिनी को दिया जाए पैसे, तो 0.5% उनके अकाउंट से डिडक्शंस होते रहेंगे, यानी कि रिकर होते रहेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, यहां से आप लोग ध्यान से देखिएगा। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ की बात करते हैं, जो ईपीएफओ संस्था के बारे में बात करते हैं। ईपीएफओ एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको किस नियम के तहत बनाया गया था? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के तहत बनाया गया था। ये इस वक्त अगर बात करें कि ये इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसकी चेयरपर्सन कौन है? नीलम शमी राव है। कौन है? नीलम शमी राव। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने बता दिया। इसको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत रखा गया है। एक तो ईएसआईसी, ठीक है, और दूसरा एम्प्लॉइज ईपीएफओ, दोनों को श्रम मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया है। साथ ही ये विश्व का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है जहां पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पर, जो कि प्रोविडेंट फंड के लिए किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ केयर जो स्कीम चलाया जा रहा है, आयुष्मान भारत स्कीम चलाया जा रहा है, भारत में किया जा रहा है, ठीक उसी तरीके से ईपीएफओ लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जाना जाता है, जो सबसे ज्यादा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है। इनकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो स्कीम्स होती हैं, वो 3 तरीके की होती हैं। एक प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952,
प्रोविडेंट एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 और एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976। ठीक है। ईपीएफओ के जो फंक्शंस हैं वो ईपीएफओ के फंक्शंस बेसिकली प्रशासनों के द्वारा चलाया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। इसमें जो प्रोविडेंट फंड की स्कीम्स चालू की जाती है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के द्वारा असिस्ट की जाती है। यहाँ पे पूरी तरीके से हर एक देश में हर एक जितने भी एम्प्लॉयर हैं उनमें फोर्सली इस नियम को फॉलो कराने का प्रावधान रखा गया है। एनी हाउ अगर किसी एम्प्लॉयर या किसी कंपनी ने अपने ईपीएफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहा है तो उसके लाइसेंस को भी रद्द करने का प्रावधान है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं यूएएन क्या होता है। जब भी पीएफ अकाउंट ओपन होता है तो पीएफ अकाउंट बनने में हर एक कर्मचारी का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर क्रिएट होता है। ईपीएफओ यूएएन कहा जाता है जिसको यूनिवर्सल अकाउंट नंबर कहते हैं। ये 12 डिजिट के नंबर होते हैं। जितने नंबर के होते हैं 12 डिजिट के नंबर होते हैं जो कि एक तरह से कार्य करते हैं, यहाँ पे संस्था में काम करते हैं। और जो व्यक्ति जिनके पास यूएएन नंबर होते हैं उसी यूएएन के नंबर के तहत से वो अपने पीएफ अकाउंट में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो पता लगा सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का यूएएन या किसी भी व्यक्ति का जो कर्मचारी है उसके पीएफ अकाउंट के लिए जो कंपल्शन है वो क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले उसके पास आईडी होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ऑनलाइन केवाईसी अपडेटेड होनी चाहिए, ऑनलाइन पासबुक होनी चाहिए, एसएमएस सर्विसेज मिलनी चाहिए, यूएएन ईपीएफ बुक डाउनलोड कर सकता है, ईपीएफ बैलेंस अपना ऑनलाइन चेक कर सकता है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से क्या क्या चीजें की जा सकती हैं। मल्टीपल आईडी में अगर मल्टीपल आईडी बनी हुई है तो यूएएन नंबर से वो चेक कर सकता है वो अपने ईपीएफ या एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में अलग अलग, क्योंकि एक कर्मचारी कई जगह काम कर सकते हैं तो इट में भी ऐसा हो सकता है कि अलग अलग एम्प्लॉयर के द्वारा अलग अलग पीएफ अकाउंट बना हो। और जब अलग अलग पीएफ अकाउंट बनता है तो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के तहत ये सब काम किए जाते हैं। ठीक है। तो ईपीएफओ यूएएन कुछ इस तरीके से दिखता है, जरा देखिएगा। यहाँ पे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की वेबसाइट है। यहाँ पे अगर देखें तो 12 नंबर का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है जिसमें कि नाम दिया होता है, पिता या पति का नाम दिया होता है और साथ ही साथ केवाईसी अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है वो भी दिया होता है। ठीक है। तो ये कुछ यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के बारे में जानते हैं। अब आते हैं हम लोग सबसे पहले समझते हैं आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। आज एमसीक्यू कैसे होगा जरा ध्यान से देखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन पहला कुछ पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने करा दिया है, आप ध्यान से देखिएगा। कर्मचारी भविष्य निधि विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत मुख्य कार्यकारी समिति इनमें से किस धारा में उल्लेख की जाती है। चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी अंडर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 में कर्मचारी निधि और विविध प्रावधान यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी जिनको नियुक्त की जाती, जो कमेटी मेंबर होते हैं वो कमेटी मेंबर किस नियम के तहत किस सेक्शन के तहत किए जाते हैं। तो सेक्शन 1952 के धारा 5AA के तहत किए जाते हैं। 5AA के तहत इनकी कमेटी की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। मेंशन किया गया है जिसमें कि चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी यहाँ पे ईपीएफओ 1952 के तहत आएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सेक्शन 5AA होगा। चलिए आइए इसके बारे में विस्तार में देखते हैं कि हम लोगों ने कहां पे कराया था इसको। मैंने बताया था आपको कि जो एडमिनिस्ट्रेशंस होती हैं, जो इस स्कीम की जो प्रशासक होते हैं वो केंद्रीय बोर्ड के द्वारा सेक्शन 5 और स्टेट बोर्ड सेक्शन 5B के तहत रीजनल कमेटी बनाई जाती है। यानी कि 5A आपके अगर देखें तो 5A आपका एडमिनिस्ट्रेशंस में आएगा और यहाँ पे एक चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी सेक्शन 5AA के अंदर अपॉइंट किए जाते हैं। तो जो प्रशासन में जो कर्मचारी होते हैं, जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं वो सेक्शन 5A के तहत आते हैं। स्टेट बोर्ड मेंबर होते हैं
जो 5B के अंतर्गत आते हैं, और रीजनल कमेटी जो चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो सदस्य होते हैं वो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के सेक्शन 5AA में इनका प्रोविजंस है। और इसी प्रोविजंस में अलग अलग केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारे 4 स्कीम्स बताए गए, जिसमें एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952, एम्प्लॉयज फैमिली पेंशन स्कीम 1971, एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 के यहाँ पे किए जाते हैं। नेक्स्ट है, जरा देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है which of the following does not include basic wages under Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act 1952? इनमें से कौन सा कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत मूल वेतन में शामिल नहीं है? ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो आपके एग्जाम में 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ये जरा ध्यान से देखिएगा, 2019 में इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे जो आपके एग्जाम में आए थे। इनमें से कहा गया कि कौन सी कर्मचारी भविष्य निधि विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत मूल वेतन में शामिल नहीं है। अब देखते हैं, किसी भी खाद्य रियायत का नगद मूल्य होना या द कैश वैल्यू ऑफ एनी फूड कंसेशन होना, ठीक है। साथ ही यहां पे एनी डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ओवरटाइम अलाउंस, बोनस कमीशन, any other similar allowance payable to the employee in respect of his employment of work done in such employment, any presents made by the employer, ठीक है, या उपयुक्त सभी। जरा ध्यान से देखें, यहां पे कहा गया है कि मूल वेतन में शामिल नहीं है। मूल वेतन का मतलब क्या हो गया? मूल वेतन में यानी कि फूड कंसेशन नहीं मिलेगा या फूड कंसेशन में खाद्य रियायत का नगद मूल्य जो कि ईपीएफओ के 1952 में इसमें शामिल नहीं किया गया है। कोई भी महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, ओवरटाइम भत्ता, बोनस कमीशन या कर्मचारी को उनके रोजगार या ऐसे रोजगार में किए गए काम के संबंध में समान भत्ता देना, ये मूल वेतन में शामिल नहीं है। तो बेसिक पे होता है ना, बेसिक पे, तो बेसिक पे अलग होता है और ईपीएफओ जो डिडक्शंस किए जाते हैं वो बेसिक पे पे ही किए जाते हैं। तो महंगाई भत्ता अगर किसी कंपनी के द्वारा या सरकार की किसी सरकारी योजनाओं के अंतर्गत दिए जा रहे हैं महंगाई भत्ता, मकान किराया, तो वो मूल वेतन में नहीं आते हैं। ये ऐसा ईपीएफओ के 1952 में कहा गया है। कहा गया है कि जो एम्प्लॉयर है या कंपनी है उसके द्वारा अगर कोई गिफ्ट दिया जाता है तो वो भी ईपीएफओ में काउंट नहीं किए जाते हैं, यानी कि ईपीएफओ के मूल वेतन में काउंट नहीं किए जाएंगे, तो वो एक अलग से चीजें आ जाएंगी। तो ऊपर के सभी जो मूल वेतन में शामिल नहीं किए गए हैं, या आप कह सकते हो ईपीएफओ जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 में बेसिक वेजेस नहीं शामिल होते। ये किस में शामिल किया गया है? सेक्शन 2 के डिफाइन किया गया है। तो सेक्शन 2 में क्या डिफाइन किया गया है? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 में सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी गई है कि बेसिक वेजेस मीन्स ऑल emoluments which are earned by an employee while on duty or in accordance with the terms of the contract of employment which are paid or payable in cash to him। मतलब जो बेसिक वेजेस या दिहाड़ी जो दिन का मिल रहा है उसको, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, ये जो कमा रहा है बेसिक वेजेस के तौर पे वही दिया जाएगा। इसमें इंक्लूड फूड कंसेशन के ऊपर नहीं होगा, किसी भी प्रकार का जो अलाउंस मिलती है उसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, या एम्प्लॉयर के द्वारा कोई भी गिफ्ट दिया जा रहा है वो नहीं शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत अधिकतम वेतन जिस पर नियोक्ताओं को स्वीकार करने के लिए ईपीएस 15,000 प्रति माह, इस पर अंकुश लगाया गया है। जरा देखिएगा, अंडर प्रोविजंस अंडर एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 द मैक्सिमम पे ऑन विच ऑफ द ईपीएस एक्सेप्ट एम्प्लॉयर्स 15,000 पर मंथ, इट इज कैप्ड एट। तो कितना कैप लगाया गया मैंने आपको बताया। तो यहां पे देख लीजिएगा 15,000, अगर देखें तो 15,000 8.33% का कैप लगाया गया।
इसका मतलब 15,000 का, जो 15,000 के नीचे है तो 8.33% का 1250 रुपए का कैप लगाया गया। 15,000 का 12%, 13.50% या 15%। चलो देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे कहा गया है कि किसी भी एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम 1995 के तहत अगर किसी को मैक्सिमम पे मिल रहा है और मान लो उस एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 रुपया पर मंथ है, तो उस 15,000 मंथ पर उसका जो कैप्ड है वो 8.33% के हिसाब से उसको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा जब अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट में वो पैसा रख रहा है। और पैसा अगर 20%, 20 लोगों से नीचे है, 20 लोगों के नीचे है, तो उसको कितना 1250 रुपया, 1250 रुपया नहीं, 10% है, 10% डिडक्ट करेगा। एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूशन होगा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की 10% डिडक्शन होगा। और 20 लोगों के ऊपर अगर किसी कंपनी है तो 12% की रहेगा, ठीक है, 12% कंट्रीब्यूट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा देखते हैं यहाँ पे कहा जा रहा है कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995, जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 में लाया गया था, उसमें यह बताया गया कि एम्प्लॉय की जो कंट्रीब्यूशन होती है वो 12% होती है। कब के कंडीशन में, जब किसी एम्प्लॉयर की संख्या 20% से ऊपर होती है और किसी एम्प्लॉयर की संख्या 20%, 20 लोगों से अंतर नीचे होती है, तो उनका जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होगा वो 12% कटेगा। यहाँ पे 8.33% ऑफ योर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, यानी कि रिटायरमेंट के बाद उनको 8.33% के हिसाब से जो सालाना ब्याज मिल रहा है उनके पीएफ अकाउंट पर, वो सारी चीजें उनको ऐड ऑन की जाएगी। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम में सरकार के द्वारा 1.16% क्या किया जाएगा, हर महीने दिया जाएगा अगर वो अन्य पेंशन स्कीम में शामिल होता है तो। मैक्सिमम पे जो एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम जो दी जाती है 15,000 रुपया पर मंथ, और इसका जो कैप्ड अमाउंट है वो 1250 रुपया, यानी कि 15,008.33% रहेगा। रिटायरमेंट पेंशन योजना जो लागू की जाएगी वो 58 साल के बाद ही उसके ऊपर लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के संदर्भ में इनमें से कौन सी बातें 100% सही हैं? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। यह एक संवैधानिक निकाय है, यह एक ग्राहकों की संख्या और उसके द्वारा किए गए वित्तीय लेन देन की मात्रा में दुनिया का सबसे बड़ा संगठनों में से एक है। कौन सी बातें सही हैं यहाँ पे कहा जा रहा है, और कौन सी बातें एकदम एक्यूरेटली सही हैं ये पूछा जा रहा है। चला देखते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि यह एक संवैधानिक निकाय है, तो ये एक संवैधानिक निकाय ना होकर ये एक ऑटोनोमस संस्था है, ठीक है, ऑटोनोमस संस्था है, ये संवैधानिक निकाय के तौर पे हम लोग इसको गिनेंगे ही नहीं। ये हाँ, ये बात है कि ये विश्व का सबसे बड़ा संगठनों में से एक है जहां पे वित्तीय लेन देन की सबसे ज्यादा मात्रा की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ ओनली 2 सही है। कौन सा, जरा देखते हैं कि किस नियम के अंतर्गत आया है। यहाँ पे कहा गया है कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड अंडर इस मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, ईपीएफ एमपी एक्ट 1952 के तहत ये किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है। ये विश्व का सबसे बड़ा संस्था है जहां पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं। ईपीएफओ 3 स्कीम के अंतर्गत आते हैं, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम ईपीएफ 1952, ईपीएस एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 और डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976। आंसर देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना सन 1952 के संदर्भ में इनमें विचार करना है, आपको बताना है कि कौन कौन सी बातें सही हैं, ठीक है। जरा देखते हैं कौन कौन सी बातें सही हैं। द कंट्रीब्यूशन पेड बाय द एम्प्लॉयर इज 12% ऑफ बेसिक वेजेस plus dearance allowance plus retaining allowance, and equal contribution is payable by the employee
In case of establishment which employ less than 20 employees or meet certain other condition as notified by the EPFO, and for both employee and the employer is limited 15%. Withdrawals from the EPF account for claiming final PF settlement, one has to retire from service after attaining 55 year age. नियोक्ता के द्वारा भुगतान किया गया योगदान मूल वेतन का 12% और महंगाई भत्ता और प्रतिधारण भत्ता कर्मचारी के द्वारा समान योग देना है। क्या ये बात सही है? चलिए देखते हैं। ये बात तो सही है। अभी अभी हम लोग 12% का बेसिक वेजेस समझ रहे थे कि एम्प्लॉयर के द्वारा 12% दिया जाएगा और इक्वल इक्वल कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। जब 20 लोगों से ज्यादा किसी एम्प्लॉय की संख्या होगी तब। दूसरा कहा जा रहा है कि इन केस एस्टेब्लिशमेंट विथ एम्प्लॉयज लेस देन 20 employees or meet certain other the condition as notified by the EPFO, contribution rate for both employee and the employees limited 15%। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तीसरा वाला देखते हैं, ईपीएफ खाते से निकासी अंतिम पीएफ निपटान का दावा करने के लिए 55 साल की आयु प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त होना जरूरी है। तो सेवानिवृत्ति के बाद इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका 1 और 3 सही है। जरा देखते हैं पहला और तीसरा कैसे सही है। कहा गया है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 के तहत जो एम्प्लॉयर है उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 12% होगा, यानी कि जो भी बेसिक वेजेस हो रही हैं। मैंने आपको 100 रुपए का भी उदाहरण दिया कि अगर मान लो किसी व्यक्ति की 100 रुपए क्या कहते हैं कि 100 रुपया इनकम है पर मंथ, तो 12 रुपया एम्प्लॉयर के द्वारा डिडक्ट किए जाएंगे, 12 रुपया एम्प्लॉय के द्वारा डिडक्ट मतलब कंट्रीब्यूट किए जाएंगे। ठीक है, ये इसमें डियरेंस अलाउंस प्लस रिटेनिंग अलाउंस के रूप में जाना जाता है। एक इक्वल कंट्रीब्यूशन पेबल बाय एम्प्लॉय ऑल्सो, यानी कि 12 रुपए एम्प्लॉय के द्वारा एम्प्लॉयर के रुपया दिए जाएंगे। इन केस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट विच एम्प्लॉय लेस देन 20 एम्प्लॉयज और मीट सर्टेन अदर कंडीशन एज नोटिफाइड बाय द ईपीएफओ, द कंट्रीब्यूशन रेट बाय द बोथ एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर इज लिमिटेड टू 10%। अगर किसी भी एम्प्लॉयर या किसी कंपनी में एम्प्लॉय की संख्या 20 से कम है तो जो डिडक्शन होगा वो 10% होगा। ठीक है, withdrawal from the PF EPF account for claiming final PF settlement, one has to retire from service after retaining 55 year। 55 साल की उम्र के बाद अगर रिटायरमेंट ले लिया है तो रिटायरमेंट के बाद उसका पीएफ सेटलमेंट फाइनल किया जाएगा और पार्शियली जो विड्रॉ भी किया जा सकता है, पार्शियली यानी कि उस मतलब समय के पहले अगर उसको किसी भी प्रकार की मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है या अपने बच्चों की पढ़ाई या बच्चों की शादी की जरूरत पड़ रही है तो वो देन आफ्टर वो पार्शियली पीएफ अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, कुछ होमवर्क दिया गया है आप लोग को, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पूरे भारत में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, व्हेन इज द, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अंग्रेजी सही नहीं है। व्हेन इज द नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया? 28 सितंबर, 29 सितंबर, 1 अक्टूबर, 30 सितंबर। ये आप सभी लोग बहुत ही शिद्दत के साथ कोशिश कीजिएगा होमवर्क करने की, क्योंकि होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। होमवर्क से ये पता चलता है कि आपको कोई चीजें आप बहुत डेडिकेटली सर्च कर रहे हैं और सर्च करने के बाद आप होमवर्क करते हैं। और बाकी आप लोगों को ईपीएफओ या इसी में कोई दिक्कत हो क्लासेस में तो आप सभी लोग कमेंट कीजिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक बार गूगल मीट लिंक कराने की। गूगल मीट लिंक हो जाने के बाद आपसे हम लोग सीधे डाउट लेंगे और ये डाउट जो है बहुत जरूरी होता है। और भी कोई डाउट हो तो एक बार हम लोग संडे को जो क्लासेस लेंगे उसमें एक्स्ट्रा क्लासेस में तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी आपके डाउट है उसका कट लगा के, यानी कि जो आपके प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को कट करके हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, जिससे कि आपका ही नहीं बाकी सब लोग के डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। आई होप आज का सेशन आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आज का सेशन फिर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। किसी भी प्रकार की परेशानी आए
तो उस परेशानी को झेलने के बजाय परेशानी शेयर कीजिए। हालाँकि आप लोगों को थोड़ा-सा ये शब्दों का जो जाल होता है ना, जैसे कि कई बच्चे कहते हैं कि सर आप हिंदी का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ये मेरी गलती नहीं है, ये मेरे परिवेश की गलती है कि मैं हिंदी माध्यम से पढ़ा भी हूँ। हिंदी माध्यम से काफ़ी चीज़ें मैंने तैयारी भी की है और अंग्रेजी जो है इंग्लिश में थोड़ा-सा इंटरेक्शन मेरा कम है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बोल नहीं सकते, इंग्लिश बात नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि जो फ्लोइंग होती है, वो फ्लोइंग मेरी थोड़ी-सी हिंदी टेक्सचर में आती है। लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम इंग्लिश में आप लोग को समझाने की। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग मेरी चीज़ों को समझ रहे होंगे और आपकी भी जो भी प्रॉब्लम है वो आप लोग मुझे शेयर कर सकते हैं। ठीक है? तो आज का सेशन फिर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने-अपने परिवार की सुरक्षा करें। धन्यवाद।